बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, आज 2-3 खबरों पर बात करेंगे। तोशाखाना केस के हवाले से आज फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उससे पहले जो है उसकी हियरिंग होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी जो है सदर ने इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए जो है ख़त लिख दिया है। तो उस पर देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो मुलाकात करेंगे या ख़त का जवाब देंगे। और उसके बाद इलेक्शन की बातें हो रही हैं कि 9 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते, और पीपल्स पार्टी और पीडीएम की कुछ जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात कराए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी। उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, खैरियत से वालेकुम हैं? सलाम। आप कैसे सर, हैं? एक तो खबर चल रही है तोशाखाना के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कल, और आज उसकी हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले उन्होंने कहा पहले उसका फैसला आएगा, उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। सिर्फ आप इतना बता देंगे, क्या सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, और अगर सज़ा मुअत्तल होगी तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे या दूसरे केसेस के अंदर अंदर होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा-सा इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि ये तोशाखाना केस जो है, इसकी नौइयत क्या है? इसके फैक्ट्स के बारे में तो जो कुछ है, वो सब कुछ बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब तक लोगों को पता सबको है। पता है। जिस तरीके से इसको ट्रायल कोर्ट ने हैंडल किया है और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इसको हैंडल किया है, हमारी इत्तलात ये हैं कि कोई 55 के करीब पेशियाँ हुई हैं, जिसमें खान साहब पेश नहीं हुए, और आखिरी पेशी जिसमें ये फैसला हुआ है, उससे एक दिन पहले जज ने बता दिया था कि कल आप इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल, कोर्ट में आइएगा, क्योंकि मैंने केस सुनना है और फैसला करना है। फैसला कर देना है। ना इमरान खान साहब आए, ना ही कोई वकील उनके आया। वकील भी नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि वो जज ने इरिटेट होके फिर वो फैसला जो है वो सुनाया, लेकिन फैसला हो गया। बिल्कुल। उसके बाद उसके अगेंस्ट आप अपील लेके जाते हैं इस्लामाबाद के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, जहाँ वो सुनी जा रही है इस वक्त। पहले वो जज साहब बीमार थे, फिर वो वो लेट डिले। जाहिर, मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ अल्टीमेटली वो वो सुनी जा अब रही है। बिल्कुल ठीक है। उस पर जज साहब पर एतराज़ किया है पीटीआई ने, पीटीआई की बिल्कुल। लीडरशिप ने, खास तौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर कि फारूक पर। ये जो है ये बायस्ड है बिल्कुल। और हर केस ये खुद सुनते हैं और हमारे खिलाफ फैसले देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। चलेगा। लेकिन जो अजीबोगरीब बात हुई है वो ये है कि जब हाई कोर्ट एक केस सुन रही हो, तो किसी सूरत भी उसकी प्रोसीडिंग खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। ये आई एम सेइंग इट एज ए लॉ स्टूडेंट, और मैंने रिपोर्टिंग भी की हुई है अदालतों की। ऐसा होता नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, और जो उनकी रिमार्क्स कह लेंगे, ऑब्जर्वेशन जो हैं, उसके बारे में जो कानूनी हलके हैं उसके अंदर बहुत चेमगोइयाँ हो रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा, यानी उन्होंने एक तरह से अपनी जजमेंट सुना दी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ट्रायल कोर्ट ने हेस्ट में किया है, हमने 7 दिन दिए थे, उन्होंने 1 दिन में डिसाइड कर दी। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा है कि इस फैसले के अंदर लुकूनाज हैं, बहुत खामियां हैं बाद नजर के अंदर। वादी नज़र के अंदर। वादी नज़र जब जज कह देता है तो इसका मतलब ये है कि उसको बिल्कुल। पता है कि इसमें खामियां हैं। दूसरी जो अजीब बात हुई है वो ये है कि उन्होंने हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया है हुक्म दे कि दिया है। कल 12 बजे तक आप इस केस को सुने, सुनो। क्योंकि 1 या 2 बजे फिर हम सुनेंगे फिर हम इसको। सुनेंगे। 1 बजे का टाइम दिया उन्होंने, कहा 2 बजे तक फिर हम समाप्त इसके कर लेंगे। ऊपर सियासी हलकों में बात की जा रही है कि इतनी बेचैनी और बेताबी क्या है। मतलब अगर हाई कोर्ट उसको 1 दिन 2 दिन सुन लेता तो कोई हर्ज नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब के पास तो अपील आई हुई है, उन्होंने तो सुन ली थी उसको। अब आप पूछ रहे हैं कि इसमें फैसला क्या होने जा रहा है। देखिए, अगर तो आप प्योरली मेरिट्स पर जाएंगे केस के, तो वो तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक हो गया सर। लेकिन अगर आप जिस तरह से उस फैसला हुआ है उसके तरीक़ाकार पर जाएंगे, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसका कहना ये है कि जी 50-55 पेशियां हुई, उसके ऊपर कोई आया नहीं, टालते रहे। साथ वो मिसाल देते हैं फॉरेन फंडिंग केस की, वो 8 साल चलता रहा, वहाँ भी आप पेश नहीं हुए। तो ये एक रवैये का नाम है, ये रवैया है। मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब अगर कल आप केस को सुनते हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, पहले वो, उनके लिए बड़ी हैंडलिंग मुश्किल है, और फिर जो भी वो फैसला करेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आसान फैसला नहीं है। फैसला नहीं। फैसला दोनों तरफ हो सकता है। जो ट्रायल जज का फैसला वो रिडंडेंट भी करार दे दिया जा सकता है, नल एंड वाइड हो सकता है,
या उसको दोबारा कहा जा सकता है कि जनाब इसको आप फिर से तफसील में लेकिन सुने। सर 3 दफा तो पहले भेज चुके हैं या उस जज के पास, अब चौथी दफा कोई नया बेंच बना सकते हैं, कोई 3 मेरे रुकनी? ख्याल से वो चौथी दफा तो वो जज नहीं सुनेंगे, वो वो किसी जज नहीं और जज सुनेंगे को क्योंकि वो तो जाएगा। मौजूद भी नहीं है पाकिस्तान के नेचुरली, ये अंदर। बात ठीक तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेशन कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच बना दिया जाए? ये तो एक जज थे ना है। हमारे सेशन खिलाफ। कोर्ट में बेंच नहीं नहीं बनता। बनते, बेंच नहीं बनते, यानी कि फिर जज चेंज होगा। कोई एक जज ठीक चेंज होगा, उसके पास ठीक चला है। जाएगा। अच्छा, अगर बिलफर्ज कल जी उनकी वो केस खत्म हो जाता है, उनकी वो मुअत्तल कर देते हैं सजा, तो बेल मिल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक उनको बेल मिलने का साइफर के अंदर हाँ, एक बेल मिलने का फायदा नहीं होगा। खान साहब वो बाहर नहीं आएंगे, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी डलती गिरफ्तारी जाएगी। पे गिरफ्तारी दे दी जाएगी, जैसे कि अब तक हो रहा है। बिल्कुल और सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि उनकी पार्टी के बहुत से लोगों के साथ हो रहा बिल्कुल। है। जी तो सर केसेस तो उनके फिर उनको रिलीफ तो एक मिल जाएगा बड़े केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर एक जो है 3 साल की सजा हो गई और देखिए, वो जो अगर वो होगा भी तो हुकूमत अपील में जाएगी उसके खिलाफ। ये फैसला इस तरह नहीं होगा, इंटर कोर्ट अपील होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, ठीक हो गया था। जो कि राइट फोरम है, क्योंकि बिल्कुल सुप्रीम सही। कोर्ट के जज के नहीं, फैसले के बाद तो वो अपील का तो हक है ना, वो जी किसी को भी है, वो जाएंगे और उसके बाद। ठीक है सर, दूसरी बात हम ये बात करेंगे कि सदर ने आज कल लिख दिया था इलेक्शन कमीशनर को खत कि वो मुलाकात करें और आर्टिकल 5 के तहत 48(5) के तहत जो है वो इलेक्शन नवे रोज के अंदर करवाने, और मेरा इस्तेहकाक है कि आप जो है कि मुशावरत करें और तारीख का ऐलान करें। तो आप क्या समझते हैं? पहले तो ये कि हुई इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसके बाद सदर पाकिस्तान जो है वो खत लिख सकते हैं मुशावरत के लिए? देखिए, गुजारिश ये है कि सदर साहब जो हैं उनसे एक गलती पहले हुई है जो उन्होंने ट्वीट की। बिल्कुल ये सब कुछ जानते हुए कि 10 दिन से ज़्यादा अगर ये बिल मेरे पास पड़ा रहेगा तो ये कानून बन जाएगा। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सदर साहब को ये पता नहीं था। मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सदर साहब उन्हें कहें कि ये वापस भेज दें और वो उसको अपने पास, यानी सेक्रेटरी साहब जो है अपने पास अपनी मर्जी से रख लें। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब आप वापस भेजने का कहते हैं तो फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं उसके ऊपर कि इसमें इसको ये चीज़ रिव्यू कर लें या इसमें ये चीज़ कानून के मुताबिक नहीं है, लिहाजा मैं वापस भेज रहा हूँ। वो भी नहीं हुआ। हुआ ये है कि जब उसके बाद जब वो कानून बन गया तो जाहिर है पहला मुकदमा हुआ पीटीआई के चीफ के खिलाफ, उसकी गिरफ्तारी डाली गई। दूसरा हुआ शामुल कुरैशी के खिलाफ। तीसरा हुआ असद उमर के खिलाफ। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन मुकदमा है। नहीं, मुकदमा भी हुआ नहीं, वो उस पे कह रहे हैं कि अगर कमेटी फैसला करेक्ट, लेकिन ये कि वो ऑन द लाइन है ना। बिल्कुल लाइन में है, फिर उसके बाद आजम खान का नाम आ जाएगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरी तो पार्टी की लीडरशिप अंदर जा रही है और ये तो बड़ी जाती हो गई है, तो फिर उन्होंने ट्वीट में ये नहीं कहा, वो ये ठीक कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए, भले आपने भेजा भी नहीं वापस ना, बिल्कुल तो वो तो बाई डिफॉल्ट लॉ बन गया। बिल्कुल। अब चूंकि उनके लोग पकड़े जा रहे हैं तो वो उनसे माफी मांग रहे हैं कि जो इससे मुतासर हुए हैं वो मुझे माफ कर दे। एक तो सदर जैसे ओहदे का बंदा, सदर जैसे ऑफिस का डिकोरम, इसका मुतकाजी है कि सदर साहब को पता होना चाहिए था कि बिल अगर वापस नहीं जाएंगे तो कानून बन जाएंगे। अब दूसरी हरकत भी उससे मिलती जुलती है, उसकी वजाहत मैं आपको कर देता हूँ। सदर साहब फिर इस लाइल्मी का मुजाहरा कर रहे हैं कि जाते जाते पार्लियामेंट ने इलेक्शन लॉज को भी अमेंड किया है, और उसकी अमेंडमेंट का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि सवाए इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन की तारीख देने का हक ना सुप्रीम कोर्ट के पास है ना सदर के पास है। ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उसमें। वो तो सर हो गया कि 57 तरमीम जो है वो उसमें पास कर ली गई। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर आप खत लिख रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को और मैंने इसके ऊपर मुशावरत करनी है और तारीख फैसला करनी है, तो इलेक्शन कमीशन के पास दो चॉइस है। एक ये कि वो ना जाए, मुलाकात ना करें, ठीक है। दूसरा ये कि वो खत के जरिए जवाब दे दे कि जी मैं आपको इस हवाले से जवाब दे नहीं हूँ, ठीक है सर। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। अब अगर सदर फिर जो तारीख का ऐलान कर देता है, फिर मामला किधर जाएगा? भाई सदर साहब की तो जो गिरफ्त कह लें या उनका जो इख्तियार है वो तो महदूद है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो 14 मई की डेट दी सर थी वो ना। दी थी ना। अब देखिए सदर साहब ये कह रहे हैं कि जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि जी सदर ने जो तारीख का ऐलान अगर ऐलान करना है उसने, और वो मुशावरत के लिए उसने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो इस बुनियाद पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का पंजाब और केपीके के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान का सदर को कहा कि आप तारीख का ऐलान दें, क्योंकि पंजाब के अंदर गवर्नर ने साइन नहीं किए थे और केपीके के अंदर जो है वो गवर्नर ने असम्बली डिसॉल्व करने के साइन कर दिए थे। अब इधर यह है कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो साइन किए वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर, असम्बली डिसॉल्व की 9 अगस्त को। अब वो जो है वो उसके 48(5) के तहत जो है वो कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप नवे रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं। मेरा आप जवाब जो है मैं शायद उसकी वजाहत नहीं कर पाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कानून में जो अमेंडमेंट अब हुई है उसके नतीजे के तौर पर सदर साहब और सुप्रीम कोर्ट की इस
इलेक्शन की तारीख का फैसला और ऐलान नहीं कर सकते, ठीक हो गया। और जब वो नहीं कर सकते तो इसकी डिफाइंस आ जाएगी, आप देख लीजिएगा इसकी डिफाइंस। और अगर सर वो कर देते हैं तारीख का ऐलान, क्योंकि हाँ, कोई पाकिस्तान नहीं के अंदर तो मानेगा ये उसको। हो रहा है ना कि भारत के अंदर जो है, भारत जो है वो उस पे चांद पर उसने कदम जमा लिए हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये हो रहा है कि आईने पाकिस्तान को कदमों तले रौंद दिए गया है। तो मैं ये फिर आपकी आईनी बहरान पैदा हो मैं जाएगा। आपकी इस बात से बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर पूछना भी चाहूँगा ये कि ये बताएं कि ये पाँव तले रौंदा किस किस ने सर वो है? तो तमाम पार्टियां फिर इसमें इसमें शामिल सारे हैं। पर्दानशीनों के सर नाम इसमें आएंगे, सब शामिल हैं सर। इसलिए ये हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इसलिए कि ये सब ने मिलजुल के इस सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल सही। जी। अच्छा, उसके बाद सर इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो एक ख़त लिखा था उसको, मुख्तलिफ जमातों को, उनके सरबराहान को, और आज मुलाकात होनी है दोपहर को 2 बजे। उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाम पे ख़त लिखा है, और उसके बाद फिर नून लीग को भी कहा, फजल रहमान को भी कहा, 2 बजे मुलाकात आज होनी है उसकी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, या तहरीक इंसाफ के जो भी कारकुनान होंगे वो मिलेंगे जाके, और उसके बाद फिर फजल रहमान को। अब इलेक्शन कमीशन को पता भी है कि इमरान खान तो है, उन्हीं के केस के अंदर, इलेक्शन कमीशन के फाइल करदा केस के अंदर जेल काट रहे हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी भी जो हैं वो जेल में हैं, तो उनके रहनुमा कौन आगे करेगा? सारी क़यादत तो या तो छोड़ चुकी है पार्टी को, या फिर जेल के अंदर मैं है। अर्ज़ करूँ आपसे, देखिए उन्होंने दावतनामा भेजा शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ तो यहाँ नहीं है, वो तो नहीं। लंदन में है, लिहाजा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चली वो जाएंगी। क़यादत उनकी चली जाएगी। उन्होंने 7 रुकनी कमेटी का ऐलान यही भी किया सूरत था। हाल हर सियासी जमात के साथ है। अब जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, इसके 2 बड़े स्टॉलवर्ट्स जो हैं वो एक जेल में है, सजा भुगत रहे हैं, दूसरे को गिरफ्तार किया हुआ है उन्होंने। शाह महमूद कुरैशी और एक तीसरा ऑप्शन है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन में बाकायदा इमरान खान साहब के दस्तखत से खत के तहत प्रेसिडेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब या तो ये होगा कि किसी एक की जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगा ताकि वो नुमाइंदगी कर सके। हाँ, जितनी देर में हो जाएगी ज़मानत। यहाँ तो चुटकियों बजाते ये हुए तो क्या है, नहीं जब होता रिहा करने पाकिस्तान आया में था। आपके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीटीआई की नुमाइंदगी ना होने दें या उसको रोकें। किसी न किसी को आपको वहाँ बुलाना पड़ेगा, तभी ये मुशावरत जो है इसकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। बिल्कुल सही। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि पीटीआई एक बड़ी जमात है, बड़ी जमात शुमार होती है, बल्कि तीसरी बड़ी जमात शुमार होती है, तो इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा। जी। ठीक। अच्छा, अब सर शीरी रहमान पीपल्स पार्टी की हैं, रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी से हैं। इन्होंने मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध थे, उन्होंने ऐलान किया था बड़े दबंग अंदाज़ में। उन्होंने कहा जी कि हम जो उसकी मुश्तरका मफादात आमा की उसका इजलास होगा, उसके अंदर हम वोट नहीं देंगे कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात ना हों। फिर यही लोग जब गए इजलास के अंदर, इन्होंने अंगूठे लगा दिए, और अब यही लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के, रज़ा रब्बानी, शीरी रहमान और निसार खोड़ो या इनकी सीनियर क़यादत, जो वो बयान दे रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन 9 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए, ये मरदमशुमारी के ऊपर करवाने हैं तो फौरी तौर पे करवाएं, तो 3 महीने के अंदर तो 9 रोज़ के अंदर नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं कि 8-9 माह जो हैं वो लग सकते हैं इलेक्शन को। तो एक तरफ ये पीपल्स पार्टी का बयान है, और दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम के तर्जुमान हैं हाफिज़ अब्दुल्ला खान। उन्होंने बयान दिया था कल के, वो कह रहे हैं कि फरवरी तक अगर इंतखाबात नहीं होते तो उसके बाद जो हुकूमत होगी वो खामोश आमरीत होगी, और उसके बाद फिर एक तहरीक चलेगी सियासी जमातों की, और वो नारा लेके चलेंगे, जो तहरीक इंसाफ जो है वो नारा लेके चल रही थी कि इलेक्शन करवाओ, नून लीग जो है वो सैर फरिस्त होगी। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये आप समझ लें कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जी। जिस तरह हमारे मुल्क में कहा जाता है कि पार्टी जो है वो अपने हेड के नाम से चलती है। अगर नवाज शरीफ है तो मुस्लिम लीग है, इमरान खान है तो पीटीआई है, असद जरदारी है, तो ये बात दुरुस्त है। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी कल्ट पे पार्टीज चलती हैं, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ही है। भुट्टो साहब जब थे तो उनके नाम से चलती थी, बेनज़ीर जब थी तो उनके नाम से चलती थी। तो ये हमारे यहाँ जो है ये बिल्कुल इस एतबार से चल रहा है। जो 2 बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एंड जैसा मैंने कहा कि नून लीग मीन्स नवाज शरीफ, वो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने के अपने मुतालबे और अपने मौक़िफ़ पे कायम है। ठीक है। यही वजह है कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के तो बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस मुतालबे को दोहराया है। नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन बुलाया है शहबाज शरीफ साहब को, मेरे ख्याल से वहाँ सबसे ज़्यादा इरिटेंट इशू जो होगा वो यही होगा कि आपने कैसे इजाज़त दी कि इलेक्शन उसके बाद चले जाए। ठीक हो गया। होता ये है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है ना, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकल के अशराफिया के इन्फ्लुएंस में चली जाती है। अब ये बारीक बात मैं कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। वो अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सियासी जमातों से मुशावरत ज़रूर करेंगे, लेकिन वो मानेंगे किसकी, वो आपको पता है। तो अगर इलेक्शन 90 दिन से ऊपर जाता है
तो ये मंशा सियासी जमातों की नहीं है, बिल्कुल। तो ये जिन्होंने मंशिया करवाने हैं, एस्टेब्लिशमेंट की है जिसने इलेक्शन करवाने हैं। करवाने हैं। आपको पता है माइट इज राइट। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इलेक्शन मई में हो तो मई में ही होना, जो मर्जी कर लें अगर आप, वो पहले जाएंगे तो पहले ठीक हो है। अब्दुल्ला साहब बिल्कुल वही ज़बान बोल रहे हैं जो नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की ज़बान है, जाएंगे। और मौलाना फजल रहमान की। अगर आपको याद हो, मौलाना फजल रहमान साहब भी बिल्कुल। इस मुतालबे के हक में हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करा के आप फारूक हो जाए। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर तो इलेक्शन कमीशन प्रिवेल करता है पॉलिटिकल राय को, यानी जो मुशावरत होगी उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि नहीं जी इलेक्शन आप 90 दिन में कराएं, तो कोई चारा बाकी नहीं रह जाता। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, इस वक्त की जो इंतजामिया है वो सियासी मुशावरत तो ज़रूर करेगी, लेकिन सुनेगी किसी और की। जिस तरह वज़ीर आज़म के नाम पे सुनी किसी और की गई। ये जो इशारे हमें मिल रहे हैं ना कि ये इलेक्शन मई में हो जाएंगे, मतलब कमर दिलशाद ने कहा था, उसने तो हिसाब किताब लगा के बता दिया उन्होंने आगे लेके। मेरा ख्याल ये है कि अगर पॉलिटिकल क़यादत एक पेज पे आ गई, उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में कराने पड़ेंगे। और सर अगर आगे जाएंगे जिस तरह कमर दिलशाद ने कहा, तो वो फिर मार्च के अंदर एक और बहरान आ जाएगा, आधी सेनेट जो है वो पाकिस्तान की खाली हो जाएगी, उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। वो एक और देखें, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हर 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 रोज का काम है, बढ़ता जा रहा है। फैसलों के ऊपर कभी कुछ क्राइसिस पैदा होता है, कभी कुछ क्राइसिस पैदा होता है। हम क्राइसिस प्रोन हो गए हुए हैं। मैं तवक्का करूँगा ये कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेटर सेंस प्रिवेल्स और वो पॉलिटिकल विजडम को यानी अहमियत दें, अपनी मर्जी ना कराएं। कहा यह जाता है कुछ हरकों में तासुर ये है कि इशराफिया या एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएगी जब तक खान साहब का और उसकी पार्टी का मुकम्मल तिया पंचा नहीं हो जाएगा, बल्ले का निशान बैलेट के पेपर से खत्म ठीक है। दिया जाए। अगर ये ख्वाहिश है तो इसके ऊपर हैरानगी का इज़हार किया जा सकता है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जाती यानी कि आपकी ये राय नहीं, जाती नहीं, सेम राय ही है। सेम राय बिल्कुल। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने ये कहा था कि हम पार्टी को बैन करने के खिलाफ हैं, याद है? बिल्कुल। दैट वाज अ वेरी वाइज स्टेटमेंट, क्योंकि आज अगर किसी की बारी है तो कल इनकी आएगी। जी सर, लास्ट में एक सवाल पूछना है कि आपकी ज़िंदगी में इतना माशाल्लाह तजर्बा हो गया आपको सहाफ़त का कि अवाम बिजली के बिलों से इतनी तंग आ गई कि अब मसाजिद के अंदर ऐलान हो रहा है कि बिल ना पे करें, मदरसों के, घरों के, दुकानों के। क्या ये पहला वाक़या है, कभी पहले आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ है? देखिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जब पॉकेट्स में पीपल्स रिएक्शन के मुज़ाहिर मैंने देखे हैं। मुझे याद है नवाज शरीफ के दौर में जब पहली दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ी थी और लोड शेडिंग बहुत हो गई थी, तो लाहौर में, कहीं और नहीं, लोगों ने ठोकर न्यास बेग में और मुख्तलिफ जगह के ऊपर स्ट्राइक नहीं, वापडा के दफ्तरों को आग लगा दी थी, याद है? इसी तरीके से कराची की मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि जब पब्लिक बिपर जाती है। मैं आपको ले जाना नहीं चाहता 1976 की कैंपेन में जब भुट्टो साहब के खिलाफ PNA की कैंपेन चल रही थी, लोगों ने कैसे जाने ली थी इसी लाहौर के माल रोड पे। तो जब आवाम बिफर जाए तो उसके सामने कोई ताकत ठहर नहीं सकती। मुझे डर है और मैं अपने प्रोग्रामों में भी वार्न कर रहा हूँ हुकूमत को, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट है, चाहे वो इससे पिछली गवर्नमेंट थी, कि लोगों की पेशेंस से ना खेलें। जिस तरीके से रैपिड महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी एक तो मैसर नहीं है और जो मैसर है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लोगों की चीखें निकलना तो अब छोटी इस्तिलाह रह गई है, लोगों की सौब्स, सिसकियाँ आ रही हैं। एक ऐसा आदमी जो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसका बिल अगर 8 हज़ार रुपये बिजली का आएगा तो मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा? 170 रुपये किलो आटा। और जब आप उसको रेमेडी नहीं देंगे, रिलीफ नहीं देंगे, तो वो बाहर निकलेगा। और अगर ये लोग बाहर निकले तो फिर किसी PTI की जरूरत नहीं है, किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। अवाम अपने फैसले फिर खुद करती है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जितने भी दुनिया के रेवोल्यूशन हैं वो गरीब के ढाबे से चले हैं। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आपको उसकी मौका नहीं है, वक्त नहीं है इतनी बात करने का। मेरा मकसद कहने का ये है कि लोग यहाँ तक आ गए हैं। ये मस्जिदों से ऐलान, ये बिलों के पेमेंट ना करने की सिविल डिसोबीडियंट की कॉल, ये इशारे हैं इस वक्त की हुकूमत के लिए, इंटरिम के लिए, कि फौरी तौर पर कुछ कर लें, वरना आपका अल्लाह हाफ़िज़। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।
नाज़रीन, हमारी दुआ है कि सियासी जमातें जो एक पेज पर आ रही हैं कि नवें रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ और एस्टेब्लिशमेंट इनकी राय का एहतराम करे, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो इनकी राय का एहतराम करते हुए नवें रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएँ, ताकि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा तो जो आजकल ऐलानात मसाजिद के अंदर से हो रहे हैं कि बिजली के बिल ना पे करें, और बेचारे गरीब लोग जो हैं वो गुर्बत के मारे बड़े परेशान हैं, उनका कोई पुरसाने हाल हो सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।